Hi everyone, welcome to the session. Today we are going to start this topic जिसका नाम है Political and Legal Factors and Environmental Factors. बच्चों देखो आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस जो है पेस्टल फैक्टर से अफेक्ट होता है. पेस्टल का मतलब क्या है मैम? P stands for political factor, E stands for economic factor, S means social factors, T means technological factors, E for again environmental factors, L means legal factors. इन सारे फैक्टर्स से कहीं ना कहीं डेफिनेटली बिजनेस अफेक्ट होता है. तो इन सारे फैक्टर्स की हम स्टडी करने वाले हैं. ये सारे फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉल करते हैं. ठीक है. और पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं. इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. हमने पढ़ा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि कलेक्टिव गोल है, सोशल अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है. टाइप्स हमने पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनीज, कोऑपरेटिव्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. स्टेक होल्डर्स के बारे में जाना, इंटरनल कनेक्टेड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स जाना था, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर, लो पावर लो इंटरेस्ट मिनिमम एफर्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाइड, हाई इंटरेस्ट लो पावर कीप इन्फॉर्म्ड. ये सारा कुछ हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लास में. ठीक है. रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए हो? बात करते हैं आज हमें क्या पढ़ना है. हमें पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉज, डेटा कैसे प्रोटेक्ट होना चाहिए अगर किसी पर्सन का डेटा लिया जा रहा है तो वो डेटा किस तरह से प्रोटेक्टेड और सेफ गार्ड रहना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कोई भी देश किस तरह से गवर्न हो रहा है. पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है 3 लेवल पे. पहला लेवल है सुप्रा नेशनल, दूसरा लेवल होता है नेशनल, तीसरा लेवल होता है लोकल या रीजनल. सुप्रा नेशनल का मतलब है इंटरनेशनल. ऐसे कानून जो इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते होंगे. तो उन लोगों को इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. अब नेशनल, जैसे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है तो इंडिया में टैक्स के कानून है कि आपको टैक्स भरना पड़ता है. तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के ऊपर टैक्स लॉ लगेगा, इंडिया का टैक्स लॉ लगेगा. तो वो नेशनल लेवल पे सबको फॉलो करना पड़ रहा है. लोकल और रीजनल, फॉर एग्जाम्पल गुजरात है. गुजरात में अल्कोहल बैन है. इसका मतलब गुजरात में कोई ऑर्गेनाइजेशन अल्कोहल का बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां का रीजनल लॉ है. तो ये जो लॉ है ये 3 लेवल पे काम करता है. सुप्रा नेशनल मतलब इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने जो रूल्स दिए हैं, इंटरनेशनल जो लॉ है, इंटरनेशनल कानून है, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं सामान या खरीद रहे हैं. नेशनल उन लोगों के लिए जो उस देश में ही बिजनेस कर रहे हैं, और लोकल जो किसी स्पेसिफिक एरिया या स्टेट पे अप्लाई कर रहा है वो लोकल लॉ है, लोकल कानून है. तो 3 लेवल पे लॉ वर्क करता है. आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि रिलायंस के ऊपर कौन कौन से लॉ लगेंगे, लोकल रीजनल नेशनल. क्या तीनों लगते होंगे या फिर सिर्फ लोकल और नेशनल लगेगा, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट्स कि रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया की बहुत जानी मानी कंपनी है उसके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई करेंगे. अब कानून जब बनता है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती है. पहली विंग है लेजिस्लेटिव विंग. लेजिस्लेटिव विंग वो विंग है जो कानून बना रही है. इंडिया में बताओ कानून कहाँ से बनता है, कहाँ से पास होता है कानून? कानून पास होता है बच्चों पार्लियामेंट से. कोई भी एक्ट बनता है ना तो हम बोलते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब लोकसभा राज्यसभा वहां से कानून पास होता है, तब जाकर वो लॉ बनता है. तो दैट इज लेजिस्लेटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट. मतलब लॉ बनाने की पावर किधर है? लेजिस्लेटिव विंग के पास.
एग्जीक्यूटिव विंग उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है कि ये लॉ फॉलो होना चाहिए। जैसे ऑफिसर्स वगैरह हो गए, कलेक्टर्स वगैरह हो गए, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव विंग। और जुडिशियल विंग का काम है, अगर लॉ फॉलो करने में कोई भी तकलीफ पड़ी, कोई लड़ाई झगड़े हुए, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, गाइडेंस इशू करना। तो ये जुडिशियल विंग का काम है, जैसे कि अदालतें कोर्ट वगैरह करती है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो ये 3 विंग्स बच्चों ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव विंग कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव विंग जो है कानून इम्प्लीमेंट कराती है, और जुडिशियल विंग जो है, जुडिशियल विंग क्या कर रही है, कोई भी तरह का डिस्प्यूट आएगा तो कोर्ट वगैरह में जाएगा, सुनवाई होगी, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। या फिर अगर कोई तकलीफ आ रही है कोई कानून फॉलो करने में, तो गाइडेंस इशू करने का काम जुडिशियल विंग का है। अब यहीं पे मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बना सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि सुप्रीम कोर्ट लॉ बना सकती है क्या? अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कुछ तो गलत है कानून में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ बना सकती है या लॉ को चेंज कर सकती है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। लेट मी ऑन द कमेंट्स कि आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेट करना मतलब सौंपना, लेजिस्लेशन का मतलब कानून। कानून सौंपने का मतलब क्या है कि कानून बनाने का जो पावर है उसे हम सौंप रहे हैं। अब सौंप दिया, ये कानून बनाने का पावर तुम्हारे हाथों में है है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। पावर किसके पास है कानून बनाने की? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इस पावर को डेलीगेट कर सकती है। ठीक, डेलीगेट करने का मतलब सौंप सकती है किसी और को, फॉर क्रिएशन ऑफ रेगुलेशंस टू सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर्स, बट इट मेंटेन पावर टू विटो सच लेजिस्लेशन। मतलब पार्लियामेंट जो है पावर डेलीगेट कर सकती है और वो पावर वापस छीन भी सकती है। कानून बनाने की पावर कैन बी डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कभी कभी सवाल आ सकते हैं। जब लॉ पार्लियामेंट ना बनाए या कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर बनाने लग जाए, तो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ की। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉय को बेवजह निकाला ना जाए। अनफेयर डिसमिसल नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय का। बिना किसी कारण के निकाला जा रहा है एम्प्लॉय, तो ये गलत है। अगर रिडंडेंसी कर रहे हो तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। Labor law regulate dismissal, redundancy and workplace condition to prevent unfair treatment. तो लेबर लॉ रेगुलेट करते हैं कि एम्प्लॉय को डिसमिस ना किया जाए। रिडंडेंट अगर आप करो, रिडंडेंट का मतलब जब बहुत सारे लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि हो सकता है आप कोई बिजनेस बंद कर रहे हो, कोई शॉप बंद कर रहे हो, तो आपको निकालना पड़ेगा, तो उस समय कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए। तो ये चीजें आती हैं एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ में। बात करते हैं डिसमिसल की। जब सही वजह के कारण निकाल रहे हो तो वो फेयर डिसमिसल। जैसे अगर एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, तो हम तो निकालेंगे ना, वजह सही है, दैट इज फेयर डिसमिसल। कोई कुछ गलत करेगा तो निकालना पड़ेगा हमें उसे। अनफेयर डिसमिसल, जब गलत वजह के कारण निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय बीमार था और वो 10 दिन नहीं आ पाया, 10 डेज एब्सेंट रहा बीमारी के कारण, और आपने उसे उस रीजन से निकाल दिया। तो ये तो अनफेयर हुआ कि आप उसको सिर्फ इसलिए निकाल रहे हो कि वो 10 दिन ऑफिस नहीं आ पाया बिकॉज ही और शी वॉज सिक। तो ये तो बहुत गलत रीजन हुआ किसी को निकाल देने का। तो टर्मिनेशन फॉर अनलॉफुल रीजंस, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर टर्म्स और कंडीशंस को तोड़ रहा है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातचीत हुई होगी, एम्प्लॉयर उसको फॉलो नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, एम्प्लॉय सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर। तो ऐसी कोई भी रीजन के कारण अगर एम्प्लॉय खुद रिजाइन करता है, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। रॉन्गफुल डिसमिसल, जब आप किसी को निकाल रहे हो मगर निकालने का भी एक प्रोसेस होता है, और अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो दैट इज रॉन्गफुल। जैसे हम किसी को निकालते तो 1 या 2 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं,
तो अगर हम नोटिस पीरियड नहीं दे रहे हैं तो उसे हम रॉन्गफुल डिसमिसल बोल सकते हैं, ठीक है। फेयर डिसमिसल, सही रीजन के कारण निकालना। अनफेयर डिसमिसल, गलत वजह के कारण निकालना। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, एम्प्लॉयर टर्म्स और कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा है इसलिए निकाले जा आपने खुद ने रिजाइन कर दिया है। रॉन्गफुल का मतलब जब प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाए, बिना नोटिस दिए निकाल दिया जाए, तो दैट इज रॉन्गफुल डिसमिसल। अनफेयर का मतलब है व्हेन रीजन इज रॉन्ग, जब वजह गलत हो। और रॉन्गफुल का मतलब होता है व्हेन मेथड इज रॉन्ग, आप किसी को निकाल रहे हो मगर तरीका गलत है, तो वो रॉन्गफुल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिसमिसल, छोटू सा नोट लिखेंगे हम। फेयर डिसमिसल फॉर राइट रीजंस, जैसे कि फ्रॉड, व्हेन एम्प्लॉय डू फ्रॉड और थेफ्ट, तो हमें निकालना ही पड़ेगा उसे। अनफेयर, फॉर अनफेयर रीजन आप किसी को निकाल रहे हो, जैसे फॉर लॉन्ग हॉलीडेज, अगर किसी ने लॉन्ग एब्सेंट रहे हैं ड्यू टू इलनेस, आप निकाल रहे हो उसको, तो गलत है वो। कंस्ट्रक्टिव एंड एम्प्लॉय खुद रिजाइन करेगा, एंड wrongful means when process is not followed, तो वो wrongful है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस, आया समझ। अब आगे चलते हैं हम बच्चों, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अभी जैसे आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया चलाते होंगे, आपने अपना डेटा स्नैपचैट को दे रखा है, इंस्टाग्राम को दे रखा है, व्हाट्सएप को दे रखा है, एंड मेनी अदर प्लेसेस, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, इन सब जगह हमारा डेटा है, जैसे कि हमारा नेम, एज, जेंडर, ये सारा डेटा उनके पास है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ अप्लाई करता है उन कंपनीज के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? किसी का पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा किसका? ह्यूमन बींग्स का, मतलब इंसानों का, ठीक है। अगर आप कंपनीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नहीं लगता है। हम जैसे लोगों का डेटा, पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो पर्सनल डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो उस पर डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लगता है कि हमारा डेटा जो है मिसयूज ना किया जाए, इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लगता है लिविंग ह्यूमन बींग्स का, जो जिंदा है उन लोगों का डेटा। तो डेटा हमारी कंसेंट से लिया जाए, जितना जरूरी है, मिनिमाइजेशन मतलब जितना जरूरी है उतना ही लिया जाए। एक्यूरेसी मतलब हमारा डेटा अप टू डेट रहे। जब जरूरत पूरी हो जाए, स्टोरेज लिमिटेशन का मतलब जब जरूरत पूरी हो जाए वो डेटा डिलीट कर दिया जाए। सिक्योर्ड रहना चाहिए। किसी का सेंसिटिव डेटा जैसे हेल्थ के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में, ये डेटा तो और ज्यादा प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है। डेटा सब्जेक्ट, जिसका डेटा लिया जा रहा है वो डेटा सब्जेक्ट। डेटा यूजर, जो पर्सन डेटा ले रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है डेटा को, वो यूजर है। डेटा प्रोसेसिंग, जब हमारे डेटा पे किसी तरह का प्रोसेस किया जा रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। पर्सनल डेटा मतलब हमारे से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीजें आती है आपके पर्सनल डेटा में, जो किसी और के साथ शेयर नहीं की जानी चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? पहला प्रिंसिपल है डेटा हमसे ट्रांसपेरेंसी के थ्रू लिया जाए, मतलब मुझसे मेरा डेटा लिया जा रहा है तो मेरी कंसेंट हो, मुझे पता हो कि किस रीजन से ये डेटा लिया जा रहा है। डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए लिया जाए जो पर्पस आप बोल रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मुझे आपका डेटा एक रिसर्च के लिए चाहिए, तो मैं सिर्फ उसी पर्पस में आपका डेटा यूज कर सकती हूँ, कहीं और नहीं। अगर मैं किसी मार्केटिंग कंपनी को आपका डेटा दे दूं, मतलब मैंने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का ब्रीच किया है। Only personal data which is necessary for purpose can be collected.
जितना ज़रूरी है उस पर्पज़ के लिए उतना ही डेटा लिया जाए, उसके अलावा ज़्यादा डेटा ना लिया जाए। ये डेटा एक्यूरेट रहे, अप टू डेट रहे। जब ये पर्पज़ पूरा हो जाए तो डेटा डिलीट कर दिया जाए। जैसे मेरी रिसर्च खत्म हो जाए तो मुझे आप लोगों का डेटा डिलीट कर देना पड़ेगा। जो डेटा यूज़र है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को फॉलो करे। इसके अलावा हमारा डेटा कहीं और किसी और जुरिस्डिक्शन में किसी और कंट्री में ट्रांसफर ना किया जाए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस बोलते हैं कि डेटा यूजर को फॉलो करने चाहिए। अब डेटा सब्जेक्ट, जो इंसान का डेटा लिया जा रहा है, उसके क्या क्या राइट्स होंगे। पहला राइट है एक्सेस, मतलब वो अपना डेटा देख पाए। रेक्टिफाई, अपने डेटा में अगर कुछ गलत हो तो वो रेक्टिफाई कर पाए। इरेजर, वो अपना डेटा मिटाना चाहता है तो मिटा पाए। अगर वो चाहता है उसका डेटा प्रोसेस ना किया जाए तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब उसे इंफॉर्मेशन मिले अगर उसके डेटा में कोई भी चेंजेस आए हैं, कुछ प्रोसेसिंग हुई है तो। जैसे बैंक वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है तो। पोर्टेबिलिटी, मतलब डेटा ट्रांसफर करने का राइट। ऑब्जेक्शन, वो मना कर सकता है अगर उसे कोई चीज गलत लग रही है तो। अवॉइडेंस ऑफ ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, और ऑटोमेटिकली उसके डेटा पे कोई डिसीजन ना लिया जाए, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस वो लगा सकता है। तो एक नोट लिखेंगे हम जीडीपीआर के बारे में, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये किस पे अप्लाई करता है? अप्लाइज टू कलेक्ट अप्लाइज टू डेटा यूजर हु कलेक्ट्स पर्सनल डेटा कलेक्ट्स पर्सनल डेटा ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। ये याद रखिएगा, कंपनीज के डेटा के ऊपर ये नहीं लगता है। जो इंडिविजुअल्स की डेथ हो चुकी है उनके डेटा पे ये जीडीपीआर अप्लाई नहीं होता, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। इसके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स कहते हैं डेटा शुड बी कलेक्टेड विद कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए। डेटा शुड बी कैप्ट अप टू डेट, डेटा एक्यूरेट हो। पर्पस मस्ट बी स्टेटेड, किस पर्पस से डेटा ले रहे हो वो बताया जाए। ओनली फॉर दैट पर्पस डेटा शुड बी यूज्ड। जब पर्पस खत्म हो डेटा डिलीट कर दिया जाए। ये बच्चों, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। डेटा सब्जेक्ट को प्रोटेक्शन मिले, जिसका डेटा लिया जा रहा है उसका डेटा मिसयूज ना हो, मार्केटिंग कंपनीज को ना दिया जाए, बिना किसी कंसेंट के प्रोसेस ना किया जाए। ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करती है डेटा को। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं? कंज्यूमर अगर गुड्स खरीदता है तो पहला हक है कि उसे उन गुड्स की ओनरशिप मिले। अगर मैं किसी चीज के लिए पैसा दे रही हूँ और वो प्रोडक्ट मैं खरीद रही हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट की ओनरशिप चाहिए। क्वालिटी, क्वालिटी राइट है ऑब्वियसली, अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले, जितना हम पे करें उस क्वालिटी का मिले। राइट टू मैच डिस्क्रिप्शन, अगर आप किसी डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेच रहे हो जैसे कांजीवरम सिल्क साड़ी, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उससे वो साड़ी मैच करनी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि ये पाटन का पटोला है, तो ऑब्वियसली अगर मैं उसके लिए उतना पे कर रही हूँ तो मैं ये सोचूं कि जो डिस्क्रिप्शन आप बोल रहे हो उसी चीज का ये डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए। ठीक है। अगर डैमेज गुड्स हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं तो हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ऑफर प्लस एग्रीमेंट से। ऑफर का मतलब क्या है? जब हम किसी को कुछ प्रपोजल देते हैं, सामने वाला हाँ या ना बोलता है, जैसे विल यू मैरी मी, ये एक ऑफर है।
सामने वाला या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। तो यस बोलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नो बोलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैं बोलूँ विल यू परचेज दिस फोन फॉर 50,000, या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे। अगर आप हाँ बोलोगे इसका मतलब आप ये फोन 50,000 में खरीदोगे, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे अमाउंट मैंने बोला 50,000 का, सामने वाली पार्टी फ्रीली हाँ बोले, किसी के दबाव में आकर हाँ ना बोले। तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हो, जैसे ऑफर हो, एग्रीमेंट हो, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिले। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब सामने वाली पार्टी बिना दबाव के हाँ बोले। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लीगल पर्पस का होना चाहिए। अगर कोई बोले कि चलो लेट्स किडनैप समवन, वो पर्पस लीगल नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं है। तो लीगली एनफोर्सिबल एग्रीमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट ओरल, रिटर्न, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब बाय डिफॉल्ट, जैसे एक बस आई, बस स्टॉप पे रुकी, आप उसमें चढ़े, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको पैसा देना पड़ेगा। ये इम्प्लाइड है, ना आपने कुछ कहा ना बस वाले ने कुछ कहा, पर बस रुकी और आप चढ़े, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू हैव टू पे। तो ऑफर हो, एग्रीमेंट हो, कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, लीगल पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने का। बात होती है बच्चों एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। अभी तक हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े? लीगल फैक्टर पढ़े, पॉलिटिकल फैक्टर पढ़े, अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, कि बिजनेसेस किस किस तरह के रिसोर्सेज यूज करते हैं। बिजनेसेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं उगाए जा सकते हैं, दोबारा ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल एक लिमिटेशन है, जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, तो वंस द ऑयल इज पम्प्ड इट इज गोन फॉर एवर, वापस तो ऑयल नहीं बनेगा। ठीक है। तो दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, वंस इट इज गोन इट इज फॉर एवर गोन, दैट इज व्हाट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब जिसे हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाए भी जा सकते हैं। अगर आप ज्यादा पेड़ काट रहे हो रेदर देन रीप्लांट, तो फिर क्राइसिस हो सकता है। पर अगर आप जैसे एक पेड़ काट रहे हो और 10 लगा रहे हो, इसका मतलब वापस ये 10 पेड़ ग्रो करेंगे। तो दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बिजनेसेस जब बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली पोल्यूशन होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, जैसे आप ओल्ड डीजल ट्रक्स चला रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है जो हार्मफुल होता है, तो दैट इज एयर पोल्यूशन। लाइक वी ऑफन लिसन, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन, जब केमिकल डाइज वगैरह लोकल रिवर या पीने के पानी में भेजी जा रही है, सो दैट इज वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, जैसे कि कोई टेक कंपनी है, तो वो ओल्ड बैटरी सर्किट्स उन सबको जमीनों में डाल रहे हैं, जिसके कारण सॉइल जो है, सॉइल की क्वालिटी इरप्ट हो रही है, तो दैट इज लैंड पोल्यूशन। बिजनेसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और बिजनेसेस एनवायरनमेंट से अफेक्ट भी होते हैं। तो क्या किया जाए जिससे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो? प्रोसेस को रीडिजाइन करो। जैसे अगर कोई पेंट फैक्ट्री, जैसे एशियन पेंट है, नेरोलैक, एशियन पेंट्स है, तो ये लोग जो हैं, दे आर स्विचिंग फ्रॉम सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स टू वाटर बेस्ड पेंट्स। पहले सॉल्वेंट बेस्ड पेंट बनाते थे, अब वाटर बेस्ड पेंट बनाते हैं। तो वाटर बेस्ड पेंट से क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे गूगल है, गूगल ने क्या किया है कि उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है कि हमारे जितने भी डेटा सेंटर होंगे वो विंड और सोलर एनर्जी पे ही काम करेंगे। ये रिन्यूएबल है क्योंकि हवा भी बहुत है और सन जो है, सनलाइट तो हमेशा रहने वाली है। तो विंड और सोलर एनर्जी पे हम रन करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करो ताकि जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट ना हो। वेस्टेज को रिसाइकिल करो, जैसे H&M है। H&M ने क्या बोला, हम आपके पुराने कपड़ों को लेंगे कुछ दाम पे और आप नए ले जा सकते हैं। तो पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके वापस फैब्रिक बनाया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट करो, जैसे कोका कोला ने इम्प्लीमेंट किया है वाटर न्यूट्रलिटी प्रोग्राम्स। जितना वाटर वो यूज करते हैं उतना ही वाटर वो एनवायरमेंट को रिटर्न भी करते हैं एज दे यूज इन देयर बॉटलिंग।
कोई भी कंपनी तभी सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक तभी चलेगी जब वो 3 चीज़ों को मीट करती है, इन्हें हम ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने का सोच रही है, नॉट ए गुड कंपनी। सिर्फ लोगों की भलाई सोच रही है तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्लैनेट का सोच रही है तो भी नहीं चलेगा, तीनों चीजें मीट होनी चाहिए। प्रॉफिट का भी सोचो, लोगों का भी सोचो, प्लैनेट का भी सोचो, ट्रिपल बॉटम लाइन। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि प्रॉफिट कमाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट करती है ताकि और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाएंगे तो हम बाकी की चीजें फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, पीपल का मतलब जिन लोगों जैसे एम्प्लॉयज है, आसपास के लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अगर उनकी लाइफ खराब कर रहे हो तो वो लोग आपको सस्टेनेबिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे। पीपल आता है तो पीपल मतलब क्या है कि लोग, लोग मतलब जैसे कम्युनिटी, आपके स्टाफ मेंबर, इन लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। जैसे आप स्कूल बना रहे हो, जैसे आपके एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पाए ताकि उनको एजुकेशन मिले, उनको एजुकेशन मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी फैमिली का। तो आप लोगों का भी सोचो, पीपल का भी सोचो। प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल को नुकसान कम हो, आप बिल्कुल वैसी कोशिश कीजिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली हो चुके हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में। तो ट्रिपल बॉटम लाइन, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आज रिसोर्सेस इस तरह से यूज करो कि आने वाली जनरेशन्स भी यूज कर पाए। सेविंग फॉर फ्यूचर, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना चाहते हो तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट सबका सोचकर बिजनेस करोगे तो लॉन्ग टर्म तक जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। अभी तक कंपनीज क्या करती थी, सिर्फ अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीजें रिपोर्ट किया करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है कि हम सेपरेटली एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या काम किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या काम किया, हमारा क्या इम्पैक्ट रहा, दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। Many companies now publish information about environmental performance. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में वो लिखते हैं अबाउट देयर इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब एक आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई और एक आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो गई। और एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहा है, दैट इज दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब एक ही रिपोर्ट में तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी का भी रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब सब मर्ज करके लिख रहे हो। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब कुछ हम एक ही रिपोर्ट में जब लिख रहे हैं तो दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी में क्या करते हैं, एक सेपरेट रिपोर्ट बना रही है कंपनी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। इंटीग्रेटेड में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं फाइनेंशियल विद सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। ये जो चलन है अभी कुछ कुछ कंपनीज ने फॉलो किया है, बट ऐसा लगता है फ्यूचर में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विल बी फोकस्ड बाय द कंपनीज की, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। तो बच्चों आज हमने क्या-क्या टॉपिक्स कवर किए, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप। हमने कवर किया पॉलिटिकल सिस्टम जो वर्क करता है 3 लेवल पे, सुप्रा नेशनल, नेशनल एंड लोकल। सुप्रा नेशनल मतलब इंटरनेशनल, नेशनल मतलब जो ओवरऑल कंट्री वाइज अप्लाई करता है और लोकल मतलब जो लोकल एरिया में अप्लाई करता है। फिर हमने देखा कि लॉ गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती है, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग एंड तीसरी विंग है आपकी कौन सी थी बताओ, जुडिशियल विंग। लेजिस्लेटिव विंग कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव विंग इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशियल विंग कानून को अगर कोई डिस्प्यूट है तो रिजॉल्व करती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब आपकी पावर आप किसी को सौंप देते हो कानून बनाने की तो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब इसके अलावा हमने पढ़ा था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, लिविंग इंडिविजुअल्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कंसेंट से डेटा लिया जाए, एक्यूरेट डेटा रहे, डेटा का जो पर्पस है बताया जाए, पर्पस जितने पर्पस के लिए जितना जरूरी है उतना ही डेटा लिया जाए, पर्पस खत्म डेटा शुड बी इरेज्ड। तो दोज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन डेटा यूजर्स को इम्पोज करता है कि तुम डेटा का कोई ब्रीच मत करो,
लोगों का डेटा किसी मार्केटिंग पर्पस, किसी गलत पर्पस के लिए शेयर नहीं होना चाहिए। अगर होता है, जैसे फेसबुक का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे फेसबुक के ऊपर अनलिमिटेड फाइन्स वगैरह लगे थे, ठीक है? फिर हमने पढ़ा है कंज्यूमर के क्या-क्या राइट होते हैं। कंज्यूमर अगर कोई गुड्स खरीदता है तो उसे उन गुड्स की ओनरशिप मिलनी चाहिए। वो गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। वो गुड्स पर्पस के लिए मीट होने चाहिए। अगर कंज्यूमर को डैमेज गुड्स मिलेंगे तो कंज्यूमर रिटर्न कर सकता है, रिफंड मांग सकता है, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें कंसिडरेशन होता है, लॉफुल पर्पस होता है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लॉफुल पर्पस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, सोशल अरेंजमेंट मतलब जैसे आपने किसी को पार्टी में बुलाया, उसने हाँ बोला, पर फिर वो पर्सन पार्टी में ना आए, तो ये सोशल इनविटेशन है। वहां पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था और तुम नहीं आए तो तुम मुझे कॉम्पनसेशन दो, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लीगल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ही हम ऐसे डैमेजेस वगैरह मांग सकते हैं। सोशल पर्पस के लिए हमने किसी को इनवाइट किया, कोई नहीं आया, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। फिर हमने पढ़ा एनवायरमेंट। कोई भी कंपनीज दो तरह के रिसोर्सेज यूज करती है, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड रिसोर्स है, रिन्यूएबल जो अनलिमिटेड है, जैसे आप दोबारा क्रिएट भी कर सकते हो, वो रिन्यूएबल है। कंपनीज क्या क्या क्रिएट करती है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन कंपनीज क्रिएट। अब ये लोग क्या करें जिससे ये इम्पैक्ट कम हो? तो ये लोग रिसाइकलिंग करें, अपने प्रोसेसेस को रीडिजाइनिंग करें, कुछ ऐसा करें जिससे रिन्यूएबल चीजों पे ज्यादा फोकस करें, नॉन रिन्यूएबल चीजें कम यूज करें। कुछ ऐसा करें जिससे फ्यूचर जनरेशन्स भी अपनी नीड्स को मीट कर पाए, ठीक है? इसके अलावा हमने पढ़ा कि यहाँ पे कंपनीज रिपोर्टिंग करती है। रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी वाली सेपरेट रिपोर्ट हो सकती है और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी की सेपरेट रिपोर्ट होगी तो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अलावा एक और रिपोर्ट बना रही है सस्टेनेबिलिटी। और इंटीग्रेटेड में क्या होगा, अपनी फाइनेंशियल के साथ साथ वो इंटीग्रेट करके इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स लिख रही है। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलना चाहती है तो ट्रिपल बॉटम लाइन फॉलो करें। पीपल, प्लानेट, प्रॉफिट, तीनों चीजें कमाओगे तब जाकर आगे बढ़ पाओगे। पीपल का भी सोचना पड़ेगा, लोगों का सोचो, एनवायरमेंट का सोचो, प्रॉफिट तो कमाना ही है, प्रॉफिट के बिना सस्टेन करना मुश्किल है। प्लानेट को नुकसान कम से कम हो ये कोशिशें की जाए। और लोग जो हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो आपके साथ काम करे या इस कंपनी के आसपास है या जहां से तुमको रिसोर्सेज मिले, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब जाकर कंपनीज लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएगी। तो दोज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमने आज के सेशन में कवर किए बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। बिफोर नेक्स्ट लेक्चर ये आपको अच्छे से रिकॉल और रिवाइज करना है, ठीक है? Let us conclude this session here. Thank you so much बच्चों. Stay tuned. In the next session हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहां पे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजें वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.